नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ और खबर में सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन की, जहां उज्जैन पाटीदार अस्पताल में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, पाटीदार अस्पताल में आग लगी है। बताते चले कि इस आग में 12 लोगों, आपको बता दें कि आग लगने के बाद मौके पर पहुंचे 12 दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर यह आग लगी है। दूसरी मंजिल के प्राइवेट वार्ड में आग लगी है। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। कई मरीज आग में झुलसे हैं और कई मरीज जान बचाने के लिए दूसरी और तीसरी मंजिल से भी कूदे हैं। 11:30 बजे समय कहा जा रहा है कि 11:30 बजे ये आग लगी थी और हालांकि 2:30 बजे के तकरीबन आग पर काबू पा लिया गया। मौके पर पहुंचे 12 दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। कई मरीजों की जो हालत है वो भी गंभीर बताई जा रही है और गंभीर हालत को देखते हुए ही अस्पताल में उन्हें भर्ती भी कराया गया है। पूरी खबर हम आपको ये बता रहे हैं उज्जैन के पाटीदार अस्पताल की, जहां अज्ञात कारणों की वजह से, हालांकि आग किस वजह से लगी थी अभी तक इस कारण का पता नहीं चल पाया है। आग लगने के बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल मच गया। कई मरीज आग में झुलसे हैं, कई मरीज जान बचाने के लिए दूसरी और तीसरी मंजिल से भी कूदे हैं। कई मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है और हालत को देखते हुए ही पास के अस्पताल में भी उन्हें शिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर उज्जैन से आ रही है, जहां पाटीदार अस्पताल में आग लगी है। हालांकि आलम यह रहा कि मरीजों को अपनी जान बचाने के लिए दूसरे तीसरे मंजिल से कूदना पड़ा और इस वजह से घायल भी हुए हैं मरीज। घायलों को जिला अस्पताल में हालांकि भर्ती करा दिया गया है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उज्जैन की, उस अस्पताल की जिस अस्पताल में आग लगी थी। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। दूसरी मंजिल पर आग लगी है, प्राइवेट वार्ड में आग लगी। हालांकि इस आग में कई मरीज झुलसे भी हैं और जो भी मरीज झुलसे हैं उन्हें नजदीक के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। उज्जैन के पाटीदार अस्पताल में यह भीषण आग लगी है। दूसरी मंजिल पर आग लगी थी और आग लगने के बाद कई मरीज अपनी जान बचाने के लिए दूसरी तीसरी मंजिल से भी कूदे हैं। साढ़े 11 बजे का समय बताया जा रहा है कि 11:30 बजे ये आग लगी थी। हालांकि 2:30 बजे के बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी आग पर काबू पाने के लिए। हम आपको दमकल की गाड़ियों की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आग बुझाने की जो कर्मचारी है वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं, तमाम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इन प्रयासों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दूसरी मंजिल के प्राइवेट वार्ड में ये आग लगी है। कुछ जो मरीज हैं हालांकि वो गंभीर बताए जा रहे हैं इस हादसे के बाद और कहा जा रहा है कि उन सभी मरीजों को अस्पताल में हालांकि भर्ती करा दिया गया है। दूसरी मंजिल के प्राइवेट वार्ड में आग लगी। आग किस वजह से लगी है अभी तक उन कारणों का पता नहीं चल पाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीजापुर की, जहां बीजापुर में नक्सली हमले में 23 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें, नक्सली हमले में 30 जवान शहीद, 30 जवान घायल हुए हैं। इलाके में जारी है सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों के हथियार लेकर भागे नक्सलियों ने रॉकेट लॉन्चर और LMG से किया था हमला। बीजापुर SP कमलोचन कश्यप जवानों के शहीद होने की पुष्टि की है। 23 जवान इसमें बता दें, कहा जा रहा है कि जो नक्सली है वो लाइट मशीन गन से उन्होंने हमला किया था। इस हमले में 23 जवान शहीद हुए हैं और 30 जवान घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बीजापुर से आ रही है। बीजापुर में नक्सलियों के हमले में 23 जवान शहीद हुए हैं और इसी हमले में 30 जवानों की घायल की भी खबर आ रही है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे हमले में, इस मुठभेड़ के दरमियान 15 नक्सली भी मारे गए थे और उन्हीं 15 नक्सलियों को ट्रैक्टर में भर के नक्सली उनके शव को ले गए। और ये दूसरी तरफ जो तस्वीर है आपको दिखा रहे हैं हम,
23 जवान शहीद हुए हैं, 30 जवान घायल है और घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बीजापुर से आ रही है, जहां नक्सली के हमले में 23 जवान शहीद हो गए, 30 जवान घायल हैं, 15 जवान, इसमें 15 जो नक्सली थे वो भी मारे गए और नक्सलियों के शव को नक्सलियों ने ट्रैक्टर में भरकर अपने साथ ले गए। इलाके में हालांकि सुरक्षा बलों का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। सुरक्षा बलों के हथियार लेकर भागे थे नक्सलियों ने रॉकेट लॉन्चर और LMG से किया था हमला। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लतीफ। लतीफ, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास, क्योंकि 23 जवान शहीद हो चुके हैं, 30 जवान घायल है, इसको लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? जी सुरभि जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो नक्सली हमला हुआ है बीजापुर और सुकमा के सीमा पर हुआ है और अभी तक जो जानकारी आई हुई है 24 जवान शहीद हो चुके हैं और इसमें 8 CRPF के हैं और 20 पुलिस विभाग के जवान हैं जो शहीद हुए हैं। और अभी जो जानकारी अभी तक आ रही है कि 400 से ज्यादा नक्सलियों ने मिल करके आधुनिक हथियार से जवानों पे वार किए हुए थे। कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या सर्च ऑपरेशन ही खत्म हुआ है या फिर अभी भी जो सुरक्षा बल है वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं? सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है और अभी इसमें उम्मीद लगाया जा सकता है कि अभी इसमें कुछ और जवान हो सकते हैं। इलाके में भी किस तरीके का माहौल है? इलाकों में चिड़िया है, पूरा माहौल यहाँ पे जो भी जनता है डरी हुई है, भयभीत है और इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, अब तक छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा ये हमला है जो नक्सलियों द्वारा किया गया है। जी लतीफ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से लतीफ। तो आपको बता दें बीजापुर हमले में 23 जवान शहीद हो गए हैं, 30 जवान घायल हुए हैं। हालांकि इस मुठभेड़ के अंदर 15 नक्सली भी मारे गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। अगली खबर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि बंगाल में टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2 मई को जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो टीएमसी के गुंडे उसी प्रकार से जान की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया और गुंडे आज जान की भीख मांग रहे हैं। तो बंगाल चुनाव से पहले, चुनाव के नतीजों से पहले ही कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को लेकर बात कही है। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार बनेगी तो ठीक बंगाल में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा, माफियाओं के भी जैसा नजारा अब हम यूपी में देखते हैं। अगली खबर हरदोई से, जहां उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे थे। नामांकन के दौरान लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए भी नजर आए। आपको बता दें लाखों की संख्या में पहुंचे समर्थकों ने ना ही मास्क लगाया हुआ था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही किया जा रहा था। कोरोना के नियमों का उल्लंघन होने पर अपर जिलाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि कलेक्ट्रेट के शासन की गाइडलाइन को लेकर लगातार उम्मीदवारों से पालन करने की अपील की जा रही है। लाउडस्पीकर द्वारा उम्मीदवारों से मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील लगातार प्रशासन कर रहा है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान जमकर लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। हम आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो यूपी के हरदोई की दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ना ही तो लोग यहाँ पर मास्क लगाते हुए ही नजर आ रहे हैं और ना ही लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग जैसी ही किसी चीज का पालन किया है। और इन तस्वीरों को देखने के बाद अब संक्रमण का खतरा जो है वो और बढ़ा है, क्योंकि शुरुआत से ही प्रशासन कह रहा है कि लोग जो है वो कोविड की गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उन्हें देखते हुए तमाम जो एहतियात बात किया जा रहा था, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही देखने को मिली। पूरे जनपद में 19 ब्लॉक पर क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का, ग्राम प्रधान पद का और ग्राम पंचायत सदस्यों का नामांकन पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ चल रहा है। इसके अतिरिक्त जनपद मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत के सदस्यों का नामांकन पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ चल रहा है।
प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पूरे मौजूद हैं हरदोई के कलेक्ट्रेट भवन में, जहां पे प्रथम चरण के पंचायत चुनाव में 72 सीटों पे पंचायत सदस्यों का नामांकन हो रहा है। और आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि कोरोना की गाइडलाइन की किस तरीके से धज्जियां उड़ाती पब्लिक दिखाई दे रही है। प्रशासन के बड़े बड़े वादों के बावजूद भी जो है हरदोई की प्रत्याशियों की जो भीड़ लगी है वो पूरी तरीके से जो है धज्जियां उड़ाती दिखाई दे रही है। हरदोई से लोकमंच के लिए पुलकिश। तो वहीं पंचायत चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन जौनपुर में जमकर आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई है। दरअसल जिला पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 17 से बीजेपी प्रत्याशी माधुरी देवी समेत बीजेपी के ही कई प्रत्याशियों ने नामांकन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और साथ ही नामांकन के लिए बीजेपी के प्रत्याशी और समर्थकों ने सिंबल लगा हुआ था और गमछा पहनकर यहां नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं यूपी के जौनपुर से, जहां नामांकन की आज आखिरी तिथि है, आज 4 तारीख है और इस नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने भी कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई है। माधुरी देवी जायसवाल वार्ड नंबर 17 से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। आज हम लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। हमारा लक्ष्य है कि हम 17 नंबर वार्ड जीत कर आए और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है इस प्रदेश में और देश में, हम काम के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं और विकास के नाम पर वोट मांगेंगे और हमें विश्वास है कि जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं यूपी के आगरा की, जहां आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें, बिना परमिशन की गाड़ी में लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार करने के आरोप में पुलिस ने जिला पंचायत प्रत्याशी के वाहन को सीज कर लिया। तो वहीं दरमियान पुलिस ने 171H207 की धाराओं के तहत गाड़ी को सीज किया है। फतेहपुर सिकरी में एक चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत किया गया, साथ ही एक गाड़ी को सीज किया गया। शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बिना अनुमति की गाड़ी प्रचार प्रसार लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार प्रसार कर रही है। इस पर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की और गाड़ी का चेक किया गया और अनुमति न मिलने पर गाड़ी सीज कर मुकदमा पंजीकृत किया गया। ये पुलिस सक्रिय है, बिल्कुल कोई भी यदि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करेगा तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। बता दें, देवरिया सदर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से बाइक सवार बदमाशों के पिपराती की तरफ से गुजरने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इस पर देर रात कोतवाली के एसएसआई विपिन मलिक ने पुलिस फोर्स के साथ पिपराती के पास घेराबंदी कर दी और इसी दौरान एक ही बाइक पर 2 सवार संदिग्धों और पुलिसकर्मियों ने रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। इस मामले में एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने कहा है कि मुठभेड़ में घायल बदमाश पर कुशीनगर में 6 और देवरिया में 2 केस पहले से ही दर्ज हैं। पिछले साल उसने बैताल में पुलिस की राइफल भी लूटी थी। वहीं एसओजी की बोलेरो चोरी में भी उसका नाम सामने आया था। साथ ही जांच के दौरान बदमाशों के पास से नाइक MM पिस्टल बरामद किया गया है। वहीं देर रात पुलिस की टीम पर फायरिंग कर बदमाश ने भागना चाहा तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गोली लगी है, उसने पुलिस पे फायर कर दिया, जिससे एसएसआई कोतवाली के हाथ में चोट आई है और पुलिस ने फिर जवाबी फायरिंग किया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दूसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा है। उसकी तलाश के लिए हमारी एक टीम लगी हुई है। यहाँ मौके पे 9 mm की पिस्टल, 3 कारतूस जो चले हुए हैं वो बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिल बदमाश की बरामद हुई। अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां आपको बता दें अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ पुलिस का चौथे दिन भी शराब माफियाओं पर एक्शन जारी है। ताजा मामला कुंडा कोतवाली के बाबूगंज बाजार का है, जहां बीती रात प्रतापगढ़ पुलिस ने 2 दुकान में छापेमारी करते हुए एक और नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने लगभग 1200 पेटी अवैध शराब भी जब्त किया है। तो वहीं बरामद
अवैध शराब में अंग्रेजी बियर, देशी शराब भी शामिल है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आज कुंडा के बाबूगंज बाजार में एक शराब की फैक्ट्री, जिसमें कुछ देशी शराब है और कुछ विदेशी शराब है, और गत्ते, शीशियाँ और रैपर्स, बारकोड, ये सारी चीज़ें मिली हैं। और ये एक तरह से ये फैक्ट्री का काम कर रहे थे। यहाँ भी नकली शराब है, 140 पेटी है, जिसको यहाँ पर बनाना और उसको स्टोर करने का काम किया जा रहा था। और इसमें जिन जिन लोगों का नाम आएगा उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई और इनके 14 के तहत इनकी सारी प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्रवाई, और ये जो गैंगस्टर्स ये कार्य कर रहे थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां 600 मेगा यूनिट बिजली उत्पादन के कार्य के दौरान बॉयलर गिरने से 8 मजदूर घायल हो गए। बता दें, शुरुआती दौर में 1200 मेगावाट की अनपरा सीलेको परियोजना में 600 मेगावाट की यूनिट का कार्य के दौरान बॉयलर गिरने से सैकड़ों श्रमिक के फंसे होने की और मौत की भी खबरें सामने आई थी, लेकिन इस भयानक हादसे में किसी के जान माल का कोई हानि नहीं हुआ है। घायल 8 मजदूरों में 5 की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। इस घटना को लेकर परियोजना अधिकारी अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। अगली खबर उत्तराखंड के भगवानपुर से है, जहां भगवानपुर विधानसभा के मानकपुर गांव में आम आदमी पार्टी के विधायक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां दिल्ली विधायक प्रवीण सिंह ने उत्तराखंड के एक कार्यक्रम में बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाजपा सरकार ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है, तो वहीं महंगाई की मार से जहां आम आदमी भी परेशान हो गया है। देश का अन्नदाता आज आंदोलन करने को मजबूर है, लेकिन बीजेपी सरकार को उनकी जरा भी परवाह नहीं। उत्तराखंड में आए दिन मुख्यमंत्री बदलना बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी रही है, जिसके बाद आप विधायक ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए यह भी कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री को जरा भी विकास की कोई भी चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री फटी जींस पर बेतुके बयान भी देने से बाज नहीं आते हैं, जिसके बाद उन्होंने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के जीत का दावा करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाले समय में जरूर बनेगी। उत्तराखंड के लोगों को जिस तरीके से एक तरीके ठगने का काम किया है, और उत्तराखंड की पूरी तरीके से जनता परेशान है। पहले तो उन्होंने 4 साल तक पूरे उत्तराखंड के लोगों को अप्रैल फूल बनाया, और 4 साल बाद अप्रैल फूल बनाने के बाद दोबारा एक और अप्रैल फूल दे दिया। और उत्तराखंड में भाजपा के पास कोई सोच नहीं है, कोई उनके पास थिंक टैंक नहीं है। सिर्फ उनका काम है मुख्यमंत्री बदलना। हम उत्तराखंड में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की लहर से दौड़ पड़ी है, इस बार का मुकाबला जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में। अब खबर कुंभ नगरी हरिद्वार से, जहां कोरोना से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं महाकुंभ पर भी खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें, इसके लिए अखाड़ों और प्रशासन द्वारा नई पहल की भी शुरुआत की गई। अखाड़ों में साधु संतों की कोरोना जांच के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। बताते चले, प्रशासन द्वारा पहला कैंप निर्मोही यानी अखाड़े में लगाया गया, जिसमें साधु संतों की कोरोना जांच की जाएगी और जांच करने के बाद साधु संतों का वैक्सीनेशन भी किया जाएगा, जिससे कोरोना का रोकथाम कुंभ नगरी हरिद्वार में किया जा सके। वहीं निर्मोही यानी अखाड़े के महंत राजेंद्र दास ने कहा है कि पूरे देश में कोरोना काल चल रहा है, जो कि चिंता का विषय है। सभी साधु संत संयम रखें और कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन अवश्य करें। निर्मोही यानी अखाड़े के साधु संतों ने कोरोना जांच करवाई और 2 दिन के बाद सभी साधु संतों का वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। कि जो है देश के अंदर कोरोना काल चल रहा है, तो थोड़ा जो है चिंता का विषय है। उसमें लोग जो है संयम बरतें और जो शासन प्रशासन की गाइडलाइन है, डॉक्टरों की गाइडलाइन है, नियमों का पालन करें। सभी साधु संतों के यहाँ पर निर्मोही अखाड़े में अभी तक हमने यहाँ पे 125 साधु संतों के RT-PCR टेस्ट कर लिए हैं। अगली खबर में हरिद्वार से, जहां 1 अप्रैल से आधिकारिक तौर पर महाकुंभ का आगाज हो गया है, जिसके लिए पहले ही सरकार SOP जारी कर चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरह से धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना संक्रमण के केस सामने निकल रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है।
संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड के बॉर्डर पर आने वाले श्रद्धालुओं से 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट की जांच तेजी से की जा रही है और अपील भी की जा रही है कि कोविड-19 के नियमों का सभी लोग पालन जरूर करें। एक कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी नेता विशाल गर्ग ने कहा कि जिस तरीके से कोरोना से संक्रमित केस निकलते जा रहे हैं उसको देखते हुए उत्तराखंड की सीमाओं पर सख्ती जरूर बढ़ा दी गई है। कोविड इस समय एकदम विस्फोट के माने पर है। कल मैं देख रहा था कि 90,000 के करीब पेशेंट आए हैं, इसलिए उत्तराखंड की सीमाओं पर बहुत सख्ती कर दी गई है। सभी श्रद्धालुओं से, सभी यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही उत्तराखंड के अंदर दाखिल हों। कारण ये है कि देखिए कोविड बहुत बुरी तरह से फैल रहा है, तो हम सब यही चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड, हमारा हरिद्वार, क्योंकि कुंभ एक ऐसा स्नान है जो 12 साल बाद एक बार आता है, तो श्रद्धालु देखिए गंगा माँ में डुबकी लगाना भी बहुत मन से चाहते हैं और सरकारें भी चाहती हैं कि गंगा जी में डुबकी लगाएं, लेकिन कोविड की गाइडलाइन का प्रयोग करें। इसलिए मैंने कल भी सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया था कि अपनी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही उत्तराखंड के। अगली खबर उत्तराखंड के चमोली से, जहां इन दिनों जिले चमोली में विभिन्न स्थानों पर युवाओं के लिए सेना में भर्ती से पूर्व उनके फाउंडेशन के कैंप में प्रशिक्षण के लिए चयन हेतु कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें इससे पहले भी युवाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण अवसर प्रदान करते हुए युवाओं को सेना में भर्ती होकर देश सेवा का मौका मिल रहा है। यूथ फाउंडेशन के प्रभारी ऑनरेरी कैप्टन यशवंत सिंह रावत को देखरेख में युवाओं की सेना में मानकों के अनुसार नाप जोख व शारीरिक जांच की जा रही है और साथ ही इसमें 33 युवाओं को भी चुना गया। आपको बता दें ऑनरेरी कैंप रावत ने बताया है कि आजकल देहरादून, उत्तरकाशी और चमोली के युवाओं के लिए ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें युवा बड़ी संख्या में भी भाग ले रहे हैं। यूथ फाउंडेशन के संस्थापक, उनके द्वारा यूथ फाउंडेशन की चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है जो कि निःशुल्क है। यह पूरे उत्तराखंड में अभी 3 डिस्ट्रिक्ट में चलाई जा रही है। यहाँ पर युवाओं का मापदंड सेना के अनुसार लिया जाएगा और जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं उन्हें कैंप में बुला दिया जाएगा और कैंप में इनके खाने, रहने और ट्रेनिंग की व्यवस्था कर्नल अजय कोडियाल साहब की तरफ से निःशुल्क चलती है और उसके बाद इन्हें भर्ती के लिए आने वाली आगामी भर्ती में इन्हें भेज दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं एक और खबर चमोली से आ रही है, जहां ब्लॉक सभागार के बामसेफ और मूल निवासी संघ की अगुवाई में एसटी, ओबीसी और एसटी अल्पसंख्यक समुदाय के विभिन्न सरकारी संस्थानों में साल 2020-21 में सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी आरएल रोधियाल को यूनिट की तरफ से भीमराव अंबेडकर का विशाल चित्र को भेंट करने के साथ ही शॉल से सम्मानित भी किया गया है। इस अवसर पर सेवानिवृत्त धनीराम टमटा पूर्व प्रधानाचार्य, तुलसीराम कार्यालय सहायक के पद से गोपाल राम, होमगार्ड के पद से गोविंद राम और एसबीआई से सेवानिवृत्त होने पर शॉल से सम्मानित किया गया। आपको बता दें आयोजन में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशाल झांकी प्रदर्शन और कार्यक्रम की तैयारी पर भी चर्चा की गई। जो हमारे पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं और प्लस उनके साथ जो रिटायर्ड पर्सन जो 2020 में हुए हैं, उनके साथ ही साथ हमने उनका जो सम्मान किया है। और जो ये मीटिंग का जो आयोजन है, ये 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती का जो आयोजन है वो पूरे वर्ष में, पूरे देश में, पूरे विश्व में बड़े भव्य रूप से मनाया जाता है। और विगत लगभग 7-8 सालों से हमारे विकासखंड नारायणगढ़ में भी इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं और निरंतर हमारे ये कार्यक्रम चलते रहेंगे और बाबा साहब की जो जयंती है वो बड़े भव्य और भव्य रूप से मनाई जाएगी। वर्ष 2020-21 में जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के जो हमारे अधिकारी, कर्मचारी और रिटायर्ड हुए हैं, उनके सम्मान में विकासखंड नारायणगढ़ बामसेफ यूनिट और मूल निवासी यूनिट के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। जो हमारे पूर्व अब खबर उत्तराखंड के टिहरी से, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नरेंद्र नगर में सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश के लिए शहादत दे चुके पूर्व सैनिकों के परिजनों और पूर्व सैनिकों को क्षेत्र विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के हाथों से शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर क्षेत्र विधायक ने प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को प्रदेश की तीरथ सिंह सरकार में शासकीय प्रवक्ता की दोहरी जिम्मेदारी मिलने पर उन्हें भी शॉल भेंट
भेंट कर सम्मानित किया है। आपको बता दें, पूर्व सैनिकों और देश के लिए कुर्बान हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित करने के इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश की सरहदों पर देश की रक्षा में 24 घंटे तैनात रहने वाले देश के जाबाज सैनिकों की बदौलत ही हम देशवासी चैन की नींद सोते हैं। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।